नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों को दिया तोहफा। 10 साल की सेवा नियमित होंगे संविदा कर्मचारी। लगातार 10 साल तक सेवा देने वाले नियमित होंगे। 4 दिसंबर 2018 कट ऑफ डेट की अधिसूचना जारी की गई है। 4 दिसंबर 2018 तक सेवा के 10 साल पर नियमित होंगे कर्मी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकार की ओर से बड़ा फैसला भी इस दौरान लिया गया है। 4 दिसंबर 2018 कट ऑफ डेट की अधिसूचना जारी की गई है और ऐसे में 10 साल पर नियमित भी कर्मचारियों को किया जाएगा जो लगातार 10 सालों से सेवाएं दे रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा भी इस दौरान दिया है और ऐसे में 10 साल की सेवा पर नियमित होंगे संविदा कर्मचारी। यह निर्णय भी इस दौरान ले लिया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। लगातार 10 सालों तक सेवा देने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है? देखिए विशाल, राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित का जो है फैसला लिया है। उसमें ये कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर 2018 की कट ऑफ डेट पर जो है इनको लिया जाएगा और 1000 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन व संविदा कर्मियों की बहुमुखी मांग को ये पूरा किया है और निश्चित तौर पर जो सरकार ने इसकी कटौत जारी भी कर दिया है। शासन द्वारा जिस आदेश जारी किया है कि 4 दिसंबर 2000 तक के विभिन्न विभागों में नियमित सेवा देने वाले जो दैनिक वेतन कार्य और सुविधा नियमित वेतन व जो है नियुक्ति कार्मिक उनको नियमित किया जाएगा और ऐसे में जिस तरह से फैसला लिया गया है निश्चित तौर पर उससे काफी लाभ जो है मिलता हुआ नजर आएगा। जी, ऐसे में संविदा कर्मचारियों में किस तरह की खुशी भी है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये मांग चल जा रही थी कि इनको नियमितकरण किया जाए और उसको लेकर के सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है उनके बीच भी काफी खुशी देखने को मिल रही है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि उन्होंने जो लंबे समय से मांग उठाई थी और लंबे समय से लगातार वे इसको लेकर संघर्ष कर रहे थे, लगातार अपनी सेवाएं जो है वह दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर अब जो सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है ये उनके लिए एक बड़ा तोहफा जो है साबित हो रहा है और उन्होंने के अंदर जो है इसको लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार को भी उन्होंने धन्यवाद किया है। तो निश्चित तौर पर देखिए विशाल, जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही थी और उस मांग को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है और उत्साह काफी है, लेकिन आज जिस तरह से लगातार जो है सरकार इस तरह के कदम उठा रही है उससे जो है एक अच्छा संदेश भी जो है राज्य के वासियों के बीच जा रहा है। लेकिन योगेश, ये भी देखने में नजर आ रहा था कि बेरोजगार संघ जो है वो इस पे नाराजगी भी जाहिर कर रहा था। उनका कहना था कि अगर आप इनको नियमित करेंगे तो फिर जो बच्चे सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो इस पर किस तरह समन्वय बनाया जा रहा है अभी? देखिए इसको लेकर के लगातार सरकार का अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो रहा है। अभी अगर देखा जाए तो अभी समझ गया है कि परीक्षा के लिए भी जो है पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। यानी कि एक तरफ जहां संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम जो है सरकार कर रही है, तो वही दूसरी ओर जो है इस तरह की भर्तियां निकालकर जो है युवाओं को नौकरी के अवसर भी प्रदान कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार जो है काम कर रही है कि जो है उनके लिए नौकरियां भी निकाली जा रही हैं रिक्त पदों पर। दूसरी ओर जो है इस तरह के नियमित करने पर भी सरकार जो है काम कर रही है, जिससे दोनों ही बीच में समन्वय बिठेगा और इस तरह की जो विरोधाभास जो है देखने को मिलता है शायद आने वाले वर्षों में देखने को ना मिले। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हरिद्वार जनता के लिए मूल निवास का वाकई एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड में रहने वाला हर कोई उत्तराखंडी है। वो चाहे नारसन, बालावाली, भगवानपुर, धारचूला, विकास नगर, हल्द्वानी या फिर किसी भी इलाके में रहता हो। मूल निवासी और अस्थायी प्रमाण पत्र का जो अंतर है ये खत्म होना चाहिए। पहाड़ के लोगों को मूल निवास और हरिद्वार के लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में हरिद्वार के लोगों के साथ सरकार को भेदभाव खत्म करना चाहिए। हरिद्वार के लोगों को भी पहाड़ी इलाकों में लोगों की तरह ही मूल निवास और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगर जरूरत पड़ी तो वो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि मूल निवास के लिए जो आज हमारे बच्चे जब
पास आउट होकर के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनको एक क्लॉज लगाया जाता है कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र लाइए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि क्योंकि आजकल तो सीएससी सेंटर खुद ही सरकार ने बनाए हैं, और सीएससी सेंटर के माध्यम से किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से कोई भी व्यक्ति 10 मिनट में ऑनलाइन या फिर अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, क्योंकि अब तो सब ऐप आ चुके हैं, तो मूल निवास का ऐप क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है कि उत्तराखंड में मूल निवास का ऐप सरकार क्यों लॉन्च नहीं कर रही है। एक ऐसा ऐप लॉन्च होना चाहिए जिससे 10 मिनट में, बल्कि मैंने 10 मिनट भी ज्यादा कहे हैं, अगर कोई वाईफाई में बैठा है तो 3 मिनट के अंदर उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए, और वो जहां से चाहे प्रिंट आउट निकाल करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है कि जो मूल निवास है और जो स्थायी निवास है, ये जो दो चीजें सरकार ने बनाई हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी व्यक्ति जो नारसन में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, रुड़की में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको मूल निवास आवश्यक तौर से दिया जाना चाहिए। ये समय की मांग भी है और जनता की मांग भी है। यदि धामी जी ने इस मांग को नहीं सुना तो निश्चित तौर पर इस बार 2027 में बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को झेलना पड़ेगा। खबर चंपावत के बनबसा के चंदनी ग्राम सभा से है, जहां सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर की ओर से जनता दरबार लगाया गया, जिसमें चंपावत जिले के मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, पूर्णागिरी तहसील के साथ ही कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही चंदनी ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान प्रमिला जयाल की सक्रिय भूमिका भी जनता दरबार में देखने को मिली। मुख्य विकास अधिकारी खाती ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि कुल 27 शिकायतें सामने आई, जिनका त्वरित समाधान भी कर दिया गया है। और इसमें आज चंदनी में एक कैंप लगाया गया है। रूटीन वर्क में हमारे यहाँ से हर जनपद का हर स्तर के अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। ये बहुत देशी शिविर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर चंदनी में 27 शिकायतें आई हैं। 27 शिकायतों में ज़्यादातर का निस्तारण कर दिया गया है, और जिनके प्रपोजल्स आने हैं डिमांड बेस्ड हैं, तो उनको यथा समय यथा जगह रखने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए कह दिया गया है विभागों को, और वो आगे भी कार्य जो है अभी कैंप आगे चलता रहेगा। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ये सरकार जनता के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए, और जितने भी अधिकारीगण आए उन्होंने इतने अच्छे से उनका निवारण किया है और समस्याओं को सुना। अन्यथा और कुछ पेपर द्वारा भी समस्याएं ली गई हैं, जिनका निराकरण वो अपने स्तर से करते रहेंगे। और यहाँ पे जो जनता है उनमें भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है, वो आगे आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई अन्य गांवों में अवैध खनन से आए दरारों के मामले में जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख भी तय की है। कोर्ट ने 11 दिसंबर को सचिव खनन और अपर सचिव खनन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग से भी कहा है कि खड़िया स्टोन क्रेशर मालिक नवीन परिहार के खिलाफ जो मुकदमे विचाराधीन हैं, उनको भी सुनवाई के लिए जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करें। कोर्ट में जो स्टॉक वेरिफिकेशन की 24 फरवरी की रिपोर्ट थी, उसको कोर्ट ने इन ओरिजिनल मंगाया था, और परंतु अभी वो प्राप्त नहीं हो पाई राज्य सरकार द्वारा। तो उसमें कोर्ट ने ये कुछ ऑब्जर्वेशन की थी कि वो स्टॉक सत्यापन की जो रिपोर्ट थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार ने एफिडेविट फाइल किया, उसमें उसकी शब्दावली थोड़ी डिफरेंट है, और वहाँ ये कहा गया कि ये डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट है, जबकि वो सिर्फ स्टॉक के बारे में थी, न कि वो पर्यावरणीय मानकों पे कोई जांच नहीं थी। वो तो जांचें बाद में हुई है। और इसके अलावा कोर्ट ने जो एक स्टोन क्रेशर है नवीन परिहार गोलना में, तो उनके जो अन्य मामले हैं एंटीसिपेटरी बेल और चार्जशीट क्वेश्चन के, वो भी संलग्न कर दिए हैं जनहित याचिका की। साथ ही उनकी सुनवाई होगी, और कोर्ट ने इसमें 11 तारीख को सचिव खनन और अपर सचिव खनन उत्तराखंड सरकार को पेश होने लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका समेत कई अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में पूर्व के आदेशों पर पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत आग से वनों को बचाने के लिए कोर्ट का मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पेश हुए। इस दौरान उनकी ओर से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि मामले की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की जाए। 10 दिसंबर को वो कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपने सुझाव कोर्ट में देंगे, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख भी तय की है। वहीं सुनवाई में न्याय मित्र की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों की आग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती नजर आ रही है। इसमें कोर्ट ने डॉक्टर प्रोफेसर अजय रावत को एज एन एक्सपर्ट बुलाया था, परंतु आज कुछ तकनीकी कारणों से उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और 10 तारीख को उस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें कि प्रोफेसर रावत का क्योंकि फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन में काफ़ी लंबा काम रहा है, तो उनसे कोर्ट ने कुछ सुझाव मांगे हैं। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने धारी ब्लॉक के सभागार में बीडीसी बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना। बैठक में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं को भी उठाया है, जिस पर विधायक केड़ा ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश भी जारी कर दिए। खबर कालसी क्षेत्र में स्थित कोटे गांव से है, जहां चोर महासू देवता के मंदिर के दरवाजों का ताला तोड़कर 4 डोरियां चोरी कर ले गए हैं, जो कि महाराज के देव चिन्ह माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि 3 डोरियां चांदी की हैं, जिनका कुल वजन करीब 3 किलो है, जबकि एक डोरिया तांबे का है, जिसका वजन लगभग 4 किलो का है। चोरी की गई सभी डोरियों की कीमत करीब 8 लाख रुपया की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। भाई साहब, घटना तो बहुत बुरे हाल है। आजकल नशेड़ी इतने हुए हैं कि मतलब आना जाना भी मुश्किल हो गया है। अब मंदिरों में भी मतलब चोरियां हो रही है। पहले जो हमारा समाज होता था, गांव होता था, कभी घरों में ताले नहीं होते थे, लेकिन अब इन नशेड़ियों की वजह से इतना हो गया है कि बस ताले भी तोड़े जा रहे हैं। और हम आज काल से थाने में इसलिए आए हैं कि जो हमने यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी, जो मंदिर में कोटी मंदिर से डोरिये चोरी हुए थे, उस विषय में हम थाने में आए थे और थाने से यहाँ जो हमने रिपोर्ट करवाई है, थाने वालों ने बोला है कि हम कर रहे हैं। अब इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी खुलासा करें। ये डोरिये महाराज के डोरिये होते हैं, चांदी के बने होते हैं और जो देवते के देव चिन्ह माने जाते हैं उनको, जो माने हम लोग देवते के जहाँ देवता जाता है वहाँ उन्हें ले जाया जाता है। वो बिल्कुल चार डोरिये थे, वो चोरी हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 तारीख को मेरे क्षेत्र जिला पंचायत आरा के खत बिसाइल में कोटी में मासू महाराज का पौराणिक मंदिर है, बहुत मानता और आस्था लोगों की। और 3 तारीख को रात्रि में वहाँ बड़ी भयानक चोरी हो जाती है, जिसमें महाराज का डोरिये, देवचिन्ह, तमाम जो वहाँ पे कीमती सामान था, वो चोरी हो जाता है। तो लाखों रुपए का चोरी जौनसार बावर में, और वो भी कोटी क्षेत्र में जहाँ शांत हमारा वातावरण है जौनसार बावर में, और इस तरह की चोरी आए दिन होती जा रही है। जौनसार बावर में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं रोज कहीं कहीं भी आपको हर किस्म की चोरियां दिखती है। मैं इसी संबंध में आज एसडीएम साहब से ज्ञापन देने आया हूँ कि जी आप इसमें जो है अपने स्तर से पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी चेकिंग अभियान चलाएं और सत्यापन करें। जो लोग फेरी वाले या जो बाहर से लोग भी आते, जो भी आते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। आए दिन जो है कुछ ना कुछ तमाम घटना होती रहती है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि कोटी मासू देवता के मंदिर में चोरी हुई है। उसमें अभी मेरे को जो है ज्ञापन या प्रार्थना पत्र मिला है, उस पर हम लोग एक्शन करेंगे। और ये भी संज्ञान में आया है कि पुलिस की टीम भी वहाँ गई है और एसओजी की टीम भी गई है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और प्रशासन, जैसे मेरे को ये एप्लीकेशन मिली है, मैं भी जो है सीओ विकासनगर और कंसर्निंग जो पुलिस के एसओ हैं उनसे बात करूंगा। इसको जो है अनिवार्यता और बहुत तत्परता के साथ इस चोरी के मामले को उजागर करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार जो कार्रवाई।
और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये पूरा मामला भी था और अब क्योंकि चोरी का ये मामला है तो पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? जी विशाल जी, ये कालसी थाना क्षेत्र का मामला है और ये 3 तारीख की घटना है। और अक्सर जौनसार भावर में जो चोरी की घटनाएं हैं वो मंदिरों में नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से नशा क्षेत्र में बढ़ रहा है और ये चोरी की घटनाएं बढ़ रही है तो धीरे धीरे अब जो मंदिर है मंदिरों को भी चोर निशाना बना रहे हैं। तो इस पर जो पुलिस प्रशासन है और तहसील प्रशासन है उनके द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है। और कल भी जो ये कोटी गांव है खत बिशाइल का, ये मासू देवता का मंदिर है, यहाँ से 4 चांदी के जो डोरिये होते हैं, चांदी के बने हुए होते हैं, और उसके जांच में गए थे तो उसमें एसओजी की भी टीम थी। तो इसकी जांच चल रही है, अभी देखते हैं कब तक इसका खुलासा कर पाती है। बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस ने शहर और देहात के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच भी की गई। कुल 3,506 वाहनों की चेकिंग और 6,374 लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई भी की गई। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मॉल रोड क्षेत्र में भी डॉग स्क्वाड के साथ बीडीएस की भी तैनाती रही। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में आई आपदा ने धराली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। सभी मकानों और दुकानों में इतना मलबा भर गया कि नामो निशान तक नहीं बचा। उस वक्त दावा किया गया था कि मलबे में दबे सभी शवों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष ने यहां तक कह दिया है कि राहत के नाम पर कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला। उत्तराखंड में 5 अगस्त को उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा में कितने लोगों की जान गई से लेकर आरोपों की राजनीति है और आपदा पीड़ितों के जख्म। धराली पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के सामने आपदा पीड़ितों ने अपनी समस्याएं सुनाई और समस्याएं सुनने के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आए हैं कि जब धराली की आपदा आई उस समय करण मेहरा जी उस समय के हमारे कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए और सरकार को जो आवश्यक बातें थी वो बताई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेती। और अब तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही इस बात पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहाँ पर 147 लोग दबे हों उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी, लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान हैं। धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि सरकार उनके उन मकानों को कि जिनको कि हेरिटेज हाउस के रूप में जाना चाहिए, सामने आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के हेरिटेज मकान है ये, इस प्रकार के मकानों को कच्चे मकान की श्रेणी में रखकर कम मुआवजा देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग अभी भी राहत और पुनर्वास की स्पष्ट दिशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई घर अभी भी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। दर्जनों परिवार अस्थायी ठिकानों पर रह रहे हैं और खेती बाड़ी के साथ आजीविका से जुड़ी कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों के चेहरे पर भय, असुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को हम उसकी शक्तियों की याद दिलाएं कि सरकार के पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के आधार पर ये नियम बनाए जा सकते हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहाड़ों में इस तरह नहीं है कि कोई टाटा बिरला है। इन्होंने अपनी पुश्तैनी मेहनत, मतलब बाप दादा की मेहनत को इकट्ठा करते करते उस जमा पूंजी से बड़ी मुश्किल से अब नए ज़माने के हिसाब से थोड़ा किसी ने होम स्टे, किसी ने थोड़े छोटे मोटे रिसोर्ट, इस तरह की तैयारियां की और तब जाके बाल बच्चे पालने लायक बने लोग। पहले लोग उम्मीद करते थे नौकरियां, अब लोग नौकरी नहीं मिल रही तो इस तरह लोगों का ध्यान है। अब उस पर भी सरकार कहे कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मदद नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार हमने नहीं चुनी या हमारे लिए नहीं चुनी गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुलाकात के दौरान आपदा पीड़ितों ने बताया कि आपदा के बाद जीवन सामान्य करने की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सड़कें, पेयजल लाइनें, बिजली आपूर्ति और संचार सुविधाओं की दयनीय स्थिति लोगों के दैनिक जीवन को और कठिन बना रही है। बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की चिकित्सा भी
बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की थी सरकार ने कि वो 5700 करोड़ रुपया उत्तराखंड की आपदा के लिए देंगे, चाहे वो धराली है, हमारा बड़कोट है, नौगांव है, थराली है, बागेश्वर के कुछ क्षेत्र, इन सब के लिए करीब 5700 करोड़ मांगे थे। और प्रधानमंत्री जी वो घाम तापो योजना यहाँ घोषित करके गए थे, उन्होंने केवल 1200 करोड़ रुपए देने की बात कही है। उसमें से भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ब्रांडिंग में, धागड़ धामी बनने में और हैंडसम धामी बनने में 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए। तो ऐसे में गरीबों की देखभाल कौन करेगा? विपक्ष का कहना है कि मलबे में 145 से ज्यादा शव दबे हुए हैं, जिसे निकालने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आरोप है कि सरकार ने ज्यादातर मकानों को कच्चे मकानों की श्रेणी में रखकर मुआवजा कम कर दिया था। इतना ही नहीं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मुआवजा नहीं दिया गया। गणेश कोदियाल ने कहा कि सरकार पीड़ितों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाए, जो कि मकान बनाने के लिए काफी नहीं है। आज धराली के हमारे तमाम लोग, पवार बंधु अभी हमें मिले थे, वो सब लोग एक नेटवर्क के बारे में भी बताएं। जब आप वो सब लोग बड़े मायूस हैं कि हमको अधर में छोड़ दिया गया। नेटवर्क जैसे विपक्ष के नेता लोग यहाँ आते हैं, सरकार हर्षिल से ऊपर का पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देती है। तो सरकार को, मतलब सरकार अगर विपक्ष यहाँ आया है तो विपक्ष यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर जनता तक वकालत करने के लिए आया है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम अपने हित के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की जनता के हित के लिए कर रहे हैं। उसमें से जो बात वाजिब हो और जो बात हो सकती है, सरकार उसको स्वीकार करे। हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश इस रूप में होती है कि इंटरनेट बंद कर दो ताकि वहाँ से लाइव न किया जा सके, कि पुलिस लगा दो ताकि लोग डर जाएं। तो ये सब सरकार के तरीके हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाने के और अपनी कमियों को छुपाने के। तो ये सरकार का रवैया बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धराली पहुंचने से पहले टीएम कार्यालय में एक मीटिंग भी बुला ली गई और पूरे क्षेत्र में नेटवर्क काट दिया गया, ताकि विपक्ष मौके को सच्चाई के साथ न जोड़ पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।